नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और महागठबंधन के पीसी का तमाम बिहार के लोगों को इंतजार था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि राजद, कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं महागठबंधन में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, कौन सा स्थान होगा। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ उसमें बड़े नेता नहीं पहुंचे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं। क्या कुछ दिख रहा है आपको कि एक मजबूत महागठबंधन दिखता है या नहीं दिखता है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ आज दिखा मीडिया को कि कोई नहीं पहुंचा। वहां एसपीसी से तीन प्रमुख बातें निकल के एक तो कि महागठबंधन में गांठ अभी भी कायम है और भी गांठ बढ़ा है। दूसरा कि सब कुछ ठीक नहीं है। और तीसरा कि यह तय हो गया कि चुनाव से पहले महागठबंधन बहुत कुछ खो चुकी है। चुनाव परिणाम क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उनके जो तमाम सहयोगी हैं उनमें से ज्यादातर का मनोबल गिरा। अब जैसे लेफ्ट के लिए एक सीट देकर के लेफ्ट कर दिया गया, जैसे कांग्रेस को 9 सीट देना और यह कहना कि उनको एक राज्यसभा सीट दी जाएगी, वह साफ संकेत है कि कांग्रेस को सीमित कर दिया गया। राज्यसभा की सीट तो उन्हें 2020 में उसकी ऐसे भी बनती है, 27 उसके विधायक हैं, उसे एक राज्यसभा सीट तो ऐसे भी मिलेगी। लेकिन अगर एक अतिरिक्त भी देना है तो चुनाव लड़ना और राज्यसभा सीट में बहुत अंतर है। देखिए, इस रणनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई लगता है कि महागठबंधन में वह कांग्रेस, कन्हैया और पप्पू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई मोदी से नहीं थी, उनकी लड़ाई एनडीए से नहीं। तो भटक क्यों? उनकी नीतीश कुमार अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्यों तेजस्वी आखिर डाइवर्ट हो गए, उनका मुद्दा बदल गया? देखिए, उसकी वजह क्या है कि उनको दिखता है कि 2020 का रास्ता दुरुस्त करना है। उनको 19 बयान भले देते हैं बड़े बड़े कि अभी 19 में ये बहुत बड़ी लड़ाई है, वो उस लड़ाई की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि 2020 में बिहार में कैसे नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज होना है, इसका रास्ता बनाना उनका लक्ष्य बन गया है। उनकी दृष्टि यहाँ तक सीमित है कि कांग्रेस की अगर ताकत बढ़ेगी, 12 सीट अगर कांग्रेस लेती, अगर उसमें 8-10 सीटें कांग्रेस दी जाती तो उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजर कांग्रेस बन जाती। अगर वो लेफ्ट को दे देते, कन्हैया को एडजस्ट कर लेते तो वो चैलेंजर बन सकते थे। अगर पप्पू यादव इसमें से कहीं रहते, वो जीत के आ जाते तो वो चैलेंजर बन सकते थे। ये चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और इसके लिए आप देखिएगा कि जो विकासशील इंसान पार्टी सनत मल्ला को एक सीट बमुश्किल मिल सकता था, वह भी कहा जाता कि राजद की सीट पर लड़िए, उस विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीट दे दिया गया, जिसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। उनका क्या संगठन है, क्या जनाधार है, क्या जनाधार का वो कभी कोई प्रमाण किया है किसी तरह से चुनाव लड़के किसी भी रूप में उन्होंने प्रमाणित किया है कि उनका जनाधार क्या है। लेकिन उनको 3 सीट दे। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तेजस्वी? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, कांग्रेस को सीमित करने के लिए इन्होंने तमाम सहयोगी दलों को अपने पाले में मिला लिया। अब शरद यादव को 1 सीट देने की बात थी उनके सिंबल पर, उनको 2 सीट देकर के शरद यादव को अपने दल में मिला लिया। और शरद यादव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा, वो राजद के अब नेता हो गए। आज की तारीख में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा ये हुई कि शरद यादव का अब कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। जो वह लालू प्रसाद जी को कभी लालटेन यादव कहा करते थे, आज उनके शरण में वो शरणापन्न होने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी व्यवस्था की गई। मतलब कहने का यह है कि रणनीतिक रूप से आप यह कहिए तो तेजस्वी यादव अपने तमाम सहयोगियों को, जो छोटे दल थे, खुश करके बड़े दलों को किनारे कर दिया। तो क्या स्वरूप आपको दिख रहा है महागठबंधन का? कि मजबूत महागठबंधन या कमजोर महागठबंधन? तो आप देखिए कि पीसी में जैसे ही कोई बड़ा नेता नहीं नमदार हुआ, न तेजस्वी प्रसाद यादव आए, न कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आए, न रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आए, न हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए, न मतलब सनत मल्ला, मुकेश सहनी तक भी नहीं आए। तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अब देखिए कि दूसरे और प्रथम और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि भी नजदीक आ रही है। अब उसके बावजूद आपके यहाँ सीट नहीं घोषित हुई है, सीट की संख्या घोषित करने आए हैं, जो संख्या बहुत पहले मतलब। अमित, ये बताइए हमें कि मजबूत महागठबंधन जो कहा जा रहा था और जो नेता थे महागठबंधन में शामिल, सब कह रहे थे मजबूत है गठबंधन, तो जो दृश्य सामने आ जाए, कितना मजबूत महागठबंधन? देखिए, जो
स्थिति है उससे लग नहीं रहा कि महागठबंधन बहुत मजबूत अब साबित हो पाएगा चुनाव में। जो स्थिति पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी विधानसभा चुनाव में, वही स्थिति आज इस बार महागठबंधन के साथ। एनडीए आखिर तक सीट की संख्या तक तय नहीं कर पाई थी, सीटें नहीं तय कर पाई थी, और महागठबंधन उस समय जिसमें जेडीयू, राजद और कांग्रेस थी, वो सीटें बहुत पहले 100-140 बांट ली थी। 3 सीट एनसीपी के लिए छोड़ी थी, एनसीपी तैयार नहीं हुई थी, तो वो 3 सीटें भी आपस में बांट लिया था इन लोगों ने, और उम्मीदवारी भी बहुत पहले घोषित कर ली थी। इनकी पूरी तैयारी, परफेक्ट तैयारी थी उस वक्त, तो इन्होंने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जबरदस्त मार दी थी। तो मिसकम्युनिकेशन अब इस बार आप देखिए कि इन लोगों में अभी तक, अब हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण का नामांकन की तिथि भी करीब आ गई है, अंतिम तिथि बहुत करीब आ गई है। उसके बाद सीट की संख्या घोषित होती है। सीट की संख्या घोषित कौन करने आते हैं? उनके बहुत द्वितीय श्रेणी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्रपुर में हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन मोहन झा हैं, लेकिन और दलों के कौन है? अब यह देखिए कि मदन मोहन झा इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द का वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया। क्या मतलब है इसका? क्या सब कुछ ठीक है? क्या ये महागठबंधन कामयाबी की ओर आगे बढ़ेगा? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल अगर गिरेगा तो क्या वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे मजबूती से? आप एक और बात गौर कीजिए कि यही स्थिति आपको वहां भी थी। औरंगाबाद में क्या है स्थिति, आप देख लीजिए। औरंगाबाद में हालात यह है कि औरंगाबाद में भी अभी कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में भी मदन मोहन झा मुर्दाबाद, अखिलेश सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब ये क्या है सवाल? सवाल है कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, निखिल जी वहां के मजबूत दावेदार थे, निखिल कुमार मजबूत उम्मीदवार थे, जीत भी सकते थे, एनडीए के उम्मीदवार को हरा भी सकते थे। उनकी जगह पर आपने हमको टिकट दे दिया। अब हम की क्या दशा होगी वहां? अगर हम के पास कोई संगठन है क्या जिला में, प्रखंड पर, पंचायत स्तर पर? बिना कांग्रेस के सहयोग के और राजद के सहयोग के वो चुनाव जीत पाएगी? यही स्थिति पूरे बिहार में होने वाली है। अब आप देख लीजिए, विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी की क्या स्थिति होगी? विकासशील इंसान पार्टी क्या कर पाएगी? जबकि पहला चुनाव उनका है, विधानसभा चुनाव लड़ने का भी एक्सपीरियंस नहीं रहा। विधानसभा चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, पंचायत चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। सवाल यह है उनके पास मतलब जिला स्तर का भी कोई चुनाव है, उसके लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, हर एक लोकसभा में 1700-1800 बूथ के करीब बूथ होते हैं, 1700-1800 बूथ, मतलब एक बूथ पर कम से कम 2 पोलिंग एजेंट। आप मान के चलिए कि 3600 बूथ एजेंट चाहिए। क्या किसी भी लोकसभा में इतने कमिटेड कार्यकर्ता हैं? हम के पास इतने कमिटेड कार्यकर्ता हैं, रालोसपा के पास इतने कमिटेड कार्यकर्ता हैं विकासशील इंसान पार्टी के पास। अब अपेक्षा रहेगी कि वहां कांग्रेस और राजद के जो कार्यकर्ता होंगे वो उनकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी नैया पार लगाएंगे, लेकिन जिनके अंदर में यह रहेगा कि ये सीट तो मेरी थी, वहां वो क्या नैया पार लगाएंगे? अब वो जाएंगे, वो कोरम पूरा करने के लिए गठबंधन के सहयोगी दल के नाते चले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? वो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए जाएंगे, हाजिरी बना के निकल लेंगे। कमिटेड कार्यकर्ता होता है कि मजबूती से वहां लड़ता है, बूथ पर वोट दिलवाता है, दूसरा कोई बोगस वोट करना चाहता है तो उसको रोकता है, कोई वहां कदाचार करना चाहता है मतदान के बीच तो उसे रोकता है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है, अपने मतदाताओं को घरों से निकाल कर बूथ तक लाने की कोशिश करता है। क्या यह दूसरे दल के कार्यकर्ता, सहयोगी दल के कार्यकर्ता पूरी तरह से करेंगे वीआईपी और हम और आरएलएसपी के लिए? तो यह एक तरह से मान के चलिए कि 11 सीटें इन तीनों दलों को दी गई है, और वो 11 सीटों की क्या स्थिति होगी यह कल्पनातीत है। हमें नहीं लगता है कि 11 सीटों में से आधी सीटें भी निकालने की स्थिति में आ पाएगी, यह बहुत मुश्किल होगी। दूसरा पहलू यह है कि आप जो इतना दिन संघर्षशील है, वाम दल जो बिहार में इतना लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तमाम मुद्दों पर सड़क पर रहते हैं,
उन वाम दलों को। आपने एक सीट, राजद अपने कोटे से कहती है कि मैंने एमएल को एक सीट दे दिया, मतलब विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीट और वाम दल को 1 सीट। ये तो हास्यास्पद है, इसे और क्या कहा जा सकता है। जो विकासशील इंसान पार्टी के नेता हर वक्त पाला बदलने में माहिर हैं, अगर वो 3 सीट जीत जाएंगे तो क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे कि महागठबंधन के साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इससे पहले ये बात आ रही थी कि विकासशील इंसान पार्टी राजद के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वो बात गायब हो गई और खुद अपने टिकट से लड़ने के लिए। तो छोटी पार्टी पहले भी कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव जब लड़ रहे थे, शुरू में जब तैयारी कर रहे थे, जब चर्चा चल रही थी कि तो चर्चा यह थी कि महागठ वह लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को कमजोर करने के लिए। लेकिन जब जो सीट बंटवारे का जो गणित सामने आया है और जिस तरह से आपसी खींचतान सामने आई है, वह बताता है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस, कन्हैया और पप्पू यादव से है। पप्पू यादव को किनारे करने, कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट देने की बात कर भी रही थी, तो इन्होंने ये अडिग हो गए कि नहीं, वो उनको नहीं दे सकते हैं, उनके अलावा आप जिस पर बात कीजिए। फिर यहाँ तक कि उनकी पत्नी पर भी ये, उनकी पत्नी के सीट पर भी ये दावा करने लगे। खैर उनकी पत्नी रंजीत रंजन का अपना एक अलग पहचान है, अलग प्रभाव है, कांग्रेस नेतृत्व के भी वो बहुत करीब हैं, तो इसलिए यह वहां दावा नहीं कर सका। अब इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि कांग्रेस जहां 12 सीट और 13 सीट की मांग कर रही थी, उसको 9 सीट देकर के एक राज्यसभा सीट देने का क्या मतलब है। कन्हैया अगर इस मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा देश में अगर कुछ है, कोई लोग है, एक दर्जन 8 दर्जन लोग हैं, उसमें से एक कन्हैया का भी नाम आता है। आप कन्हैया की सीट पर मार के अरे हुए को सीट नहीं देना है। आप अगर देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर एक सीट के लिए यह जिद क्यों। जबकि बेगूसराय सीट कभी इतिहास नहीं रहा कि राजद जीता है, कभी नहीं, कोई इतिहास नहीं है कि राजद वहां जीता है। पिछले बार मुकाबले में रहा, उसके पहले तो कभी मुकाबले में भी नहीं रहा। एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये वहां का चुनावी तथ्य है। तेजस्वी उसके बाद आप देखिए कि माले के 3 विधायक हैं बिहार विधानसभा में। एक संघर्षशील पार्टी है, लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है, और उस माले को आपने क्या किया है, माले को 1 सीट अपने कोटे से 1 सीट देने का ऑफर कर दिया है। जो शरद यादव राहुल गांधी के करीब थे, क्या वजह हुई, शायद पप्पू यादव के मुद्दे पर शायद मतांतर हुआ होगा। उस शरद यादव को इन्होंने 1 सीट और देने के बहाने अपने पाले में ले लिया, उनको अपने दल में मिला लिया। जो विकासशील इंसान पार्टी को 1 सीट 2 सीट मिलना चाहिए था, उनको 3 सीट दे दिया। ये जो रालोसपा 3 सीट पर संतुष्ट हो सकती थी, उसको 5 सीट दे दिया। जो मांझी 1 के बदले 2 सीट तक ही संतुष्ट हो सकते थे, उनको 3 सीट और 1 विधानसभा सीट। तो आप ये समझ लीजिए कि वो तमाम जो बयानबाजियां चलाई जा रही थी, कांग्रेस से ज्यादा मेरा जनाधार है, कांग्रेस से ज्यादा हमें सीट मिलना चाहिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात आती थी, कभी सहनी की जो नाराजगी की बात आती थी, बयानबाजी होती थी, वो सब कांग्रेस को घेरने की रणनीति होती थी। कांग्रेस का यह था कि हमें 2 सीट देना है, दीजिए, और जो विपक्षी हैं, चाहे वाम दल हैं, चाहे कन्हैया है, चाहे पप्पू है, इन सबको साथ में जोड़ के चलिए। इसको काटने की रणनीति लालू और तेजस्वी ने बहुत रणनीतिक रूप से मजबूती से लड़ी, और उसमें अपना नुकसान करके भी कांग्रेस को कमजोर करने की इन्होंने कोशिश की। अब इसके सहारे महागठबंधन कितनी कामयाब होगी, अब ये समझ लीजिए। 20 सीट आरजेडी लड़ेगी, जो घोषणा हुई है आज, उसमें से 1 सीट वो आरजेडी अपने खाते से वाम दल को देगी, 8 सीट, जिसकी बात चर्चा हमने पहले भी की थी कि 8 सीट ऑफर किया गया है आरजेडी को। अब उसके बाद आरजेडी ने ऑफर किया हमारे को। अब उसके बाद 19 सीटें बचती हैं, 19 में से 2 सीटें ये आरजेडी के सिंबल पर शरद यादव लड़ेंगे। जो 2 सीटें संभव है कि सीतामढ़ी और मधेपुरा होगी। सीतामढ़ी से अर्जुन राय लड़ सकते हैं, मधेपुरा से शरद यादव लड़ेंगे। मतलब आरजेडी अभी मात्र 17 सीट लेने को राजी है। 19 सीटें, कुल 19 सीटें आरजेडी को मिलेगी, जिसमें से 17 सीट पर वह लड़ेगी, 3 सीट वह अपने ही कोटे में, 1 सीट माले को भले छोड़ देगी, माले अपने सिंबल से लड़ेगी, 2 सीट शरद यादव माले। ठीक है अमित, ये तेजस्वी दूर क्यों है, मीडिया के सामने ही नहीं आ रहे, इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया लेकिन खुद नहीं आए। मनोज झा आ जाते हैं, और आज भी मनोज झा आ जाते हैं।
अगर वो आएंगे मीडिया के सामने तो कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो कांग्रेस पर निशाना साधा था कि कांग्रेस अपना अहंकार छोड़े, तो वो उस ट्वीट का उन्हें जवाब देना हो सकता है। उन्हें जवाब देना हो सकता है कि आप जब नीतीश कुमार से अपने मतलब मतांतर को भुला करके अपने निजी राजनीतिक अस्तित्व के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिला सकते हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इतना पप्पू यादव से क्यों जीत? जब उनसे यह पूछा जा सकता है कि देश में मोदी विरोध का एक चेहरा कन्हैया है, कन्हैया पर इतनी जीत क्यों? वो सीट तो आप कभी जीते नहीं। ये सवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाएंगे तो कन्हैया के पास कोई जवाब नहीं है, तेजस्वी के पास कोई जवाब तैयार नहीं है, तेजस्वी के पास जवाब नहीं होगा। दूसरी बात है कि सीटों के जबरदस्त रस्साकसी चल रही है, जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। कोई सीट यह तय नहीं है। अब जैसे कुछ सीटें हैं, बक्सर है वो ठीक है आरजेडी लड़ेगी, बांका है वो आरजेडी लड़ेगी, वैशाली है वो आरजेडी लड़ेगी, किशनगंज है कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन कटिहार जैसी सीट को भी इन लोगों ने ऐसा किया कि फंसा दिया। कटिहार पर भी हो गया कि विकासशील इंसान पार्टी। अब यह समझ लीजिए 77 से जो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ रहा है, लगातार जीत रहा है, कभी एक 2-4 बार बाद छोड़ करके लगातार वहां से जीतते रहे, उस नेता का सीट काट के आप सनत मल्लाह जो एक नए आए हैं उनको वो सीट आप थाली में परोस के दे दीजिएगा। ये क्या राजनीति है? ये क्या मोदी को हराने की राजनीति है? कतई नहीं। यह राजनीति किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आखिरी सवाल। अभी एनडीए और यूपीए अभी बिहार में निश्चित रूप से आप किसी भी गणना पर आप गणना करके देखिए, किसी भी मापदंड पर, तो एनडीए आगे है, यूपीए या अर्थात महागठबंधन पीछे है, और वह खुद अपने बता रहे हैं कि हम पीछे हैं। जब सीटें ही तय नहीं कर पाए, उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, तो पीछे हैं। प्रचार हमारे विश्लेषण में आपने सुना कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े नेता नहीं पहुंचे, तो ये साफ हो जाता है कि महागठबंधन में अभी भी संकट के बादल घिरे हुए हैं। तमाम मीडिया खबरें लगातार चला रही है कि महागठबंधन में सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क का लगातार आप ध्यान दें, और खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।